दोस्तों सोचो एक छोटी सी चीज जो हम देख भी नहीं सकते, एक ऐसी चीज जिसका नाम है एटम, और ये एटम ही दुनिया को बदल देगा। 19वीं सेंचुरी के साइंटिस्ट सोच रहे थे कि एटम इंडिविजुअल है, पर क्यूरियोसिटी के रास्ते कभी भी सीधे नहीं होते। जॉन डाल्टन आए 1803 में और उन्होंने सजेस्ट किया कि मैटर छोटी छोटी पार्टिकल से मिलकर बना है, जो हम अब एटम्स कहते हैं। ये आइडिया सिंपल था, पर इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा था। फिर आते हैं 1897 में जे थॉमसन, इन्हें कौन नहीं जानता। उन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया, एक टाइनी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जो एटम के अंदर है, और यहीं शुरू होती है एटॉमिक स्ट्रक्चर की स्टोरी। इमेजिन करो एक इनविजिबल पार्टिकल जिसे हम देखकर समझ रहे थे कि यूनिवर्स के लॉज कैसे काम करते हैं। साइंस का मैजिक यहीं से शुरू होता है, क्यूरियोसिटी, इमेजिनेशन और एक्सपेरिमेंट से। 1909 में रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉइल पे शूट किया और देखा कि कुछ पार्टिकल्स रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, यानी कि एटम मोस्टली एम्प्टी है और बीच में एक छोटा सा डेंस पॉजिटिव न्यूक्लियस है। दोस्तों एक छोटी डिस्कवरी थी, पर इसने न्यूक्लियर फिजिक्स का फाउंडेशन रखा। अब साइंटिस्ट के पास एटम का असली मैप था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और स्पेस, यानी कि एक टाइनी यूनिवर्स। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी जर्नी जिसमें हम एक्सप्लोर करेंगे कैसे न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ, न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन का सीक्रेट क्या है, और कैसे ह्यूमैनिटी ने पावर को यूज करके दुनिया को बदल दिया। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये कहानी सिर्फ साइंस की नहीं है, इंसानी क्यूरियोसिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी है। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के बाद साइंटिस्ट के सामने एक नई मिस्ट्री थी, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड मूव कैसे करते हैं। क्लासिकल फिजिक्स से इसे समझना चाहा, लेकिन क्लासिकल फिजिक्स इसे समझाने में फेल हो रही थी। इस सिचुएशन में आते हैं नील्स बोर 1913 में, और एंट्री के साथ ही उन्होंने एक प्लेनेटरी मॉडल दिया एटम्स का। उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन फिक्स ऑर्बिट में न्यूक्लियस के अराउंड मूव करते हैं और एनर्जी लेवल्स डिस्क्रीट हैं। दोस्तों ये आइडिया रेवोल्यूशनरी था। 1932 में जेम्स चैडविक आए और न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल था जो न्यूक्लियस में होता है। ये डिस्कवरी न्यूक्लियर रिएक्शन और फ्यूचर एटॉमिक बम का बेस बन गई। क्वांटम मैकेनिक्स ने एटम के बिहेवियर को एक्सप्लेन किया। हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन और आइंस्टाइन का फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इनसाइट्स। साइंस ने एक ही साथ क्यूरियोसिटी और फियर दोनों को जन्म दिया, क्योंकि अब ह्यूमन इमेजिनेशन के पास पावर ऑफ एटम का रोड मैप था। तो यहीं से शुरू होती है न्यूक्लियर की पूरी कहानी। अब हम एंटर करते हैं एक ऐसे इरा जहाँ साइंस और वॉर कोलाइड करते हैं। 1938 में ओटो हान और फ्रिट्ज स्ट्रासमैन ने यूरेनियम को स्प्लिट किया, न्यूक्लियर फिजन डिस्कवर हुई। ये डिस्कवरी एक तरफ एनर्जी की पॉसिबिलिटीज दिखा रही थी और दूसरी तरफ वेपन्स के लीडर लियो शिजार्ड, एनरिको फर्मी, नील्स बोर ने सोचा इस पावर को ह्यूमैनिटी के लिए कैसे कंट्रोल करें। पर वर्ल्ड वॉर के दौरान मोरलिटी और अर्जेंसी के बीच में एक लाइन ब्लर हो गई। यूएस ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, एक सीक्रेट प्रोग्राम जिसमें साइंटिस्ट ने फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब बनाया। दोस्तों इमेजिन करो ऐसे साइंटिस्ट जिनके सपने सिर्फ नॉलेज के लिए थे, अब एक ऐसे वेपन के हिस्से बन गए जिसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे होगा। 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा दुनिया का पहला एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ, लाखों लोग एक ही सेकंड में खत्म हो गए। 9 अगस्त 1945 नागासाकी, दुनिया ने देखा साइंस की पावर और ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक्सट्रीम कॉम्बिनेशन। साइंटिस्ट लाइक ओपेनहाइमर, फर्मी और बोर शॉक में थे इन सब चीज़ों को देखकर। ओपेनहाइमर ने क्वाट किया, आई एम बिकम देयर द डिस्ट्रॉयर ऑफ फर्स्ट। दोस्तों ये मूवमेंट बताता है साइंस में पावर है, पर मोरलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की जरूरत और भी ज़्यादा है। वर्ल्ड वॉर के बाद दो सुपर पावर्स यूएसए और यूएसएसआर एक आर्म्स रेस में घुस गए। थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब सब डेवलप हुए। ये रेस सिर्फ पॉलिटिक्स और फियर की नहीं थी, ये ह्यूमैनिटी के लिए कॉन्स्टेंट थ्रेट था। पब्लिक फियर, साइंटिस्ट की एंजाइटी और गवर्नमेंट्स का स्ट्रेटेजी सब कॉम्बाइन हो गए। ये पीरियड दिखाता है न्यूक्लियर फिजिक्स की डिस्कवरीज के साथ उसके इम्पैक्ट्स किस किस पे हुए। इनका इम्पैक्ट सिर्फ साइंटिस्ट तक नहीं, पॉलिटिक्स और सोसाइटी पे भी हुआ। न्यूक्लियर फिजिक्स इन सब के लिए नहीं थी। 1950 में न्यूक्लियर रिएक्टर्स डेवलप हुए एनर्जी जनरेशन के लिए। फ्रांस, जापान, इंडिया और यूएसए में न्यूक्लियर प्लांट्स से इलेक्ट्रिसिटी का फ्यूचर डिफाइन हुआ। फ्यूजन एनर्जी के एक्सपेरिमेंट हुए और जिससे हम अनलिमिटेड एनर्जी की पॉसिबिलिटी का पता लगा पाए। दोस्तों ये साइंस का ड्यूअल फेस, क्रिएट करने का और डिस्ट्रॉय करने का। रिस्पॉन्सिबिलिटी और एथिक्स ही डिसाइड करेंगे हम इस पावर को
यूज़ कैसे करते हैं। CERN लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। हम यूनिवर्स को फंडामेंटल लॉज को एक्सप्लोर कर रहे हैं। क्वांटम मैकेनिक्स, पार्टिकल फिजिक्स और न्यूक्लियर फ्यूजन रिसर्च ह्यूमैनिटी का एक नए ईरे में ले जा रही है। इमेजिन करो, एक दिन हम क्लीन फ्यूजन एनर्जी, स्पेस ट्रेवल और एडवांस मेडिकल एप्लीकेशन का यूज़ करेंगे। ये सब पॉसिबल हुआ क्यूरियोसिटी, एक्सपेरिमेंट्स और ह्यूमन डिटरमिनेशन की वजह से। न्यूक्लियर फिजिक्स सिर्फ साइंटिफिक नॉलेज नहीं सिखाता, ये हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिक्स और ह्यूमन क्यूरियोसिटी की लिमिट्स के बारे में भी बताता है। साइंस की पावर इमेंस है, पर मॉडर्निटी और अवेयरनेस के बिना ये डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। दोस्तों, ये कहानी हमें इंस्पायर करती है कि नॉलेज के साथ ह्यूमैनिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होना जरूरी है। साइंस में जो लोग काम करते हैं उनके इमोशंस, स्ट्रगल्स और डिलेमास भी हमें समझने चाहिए। फर्मी, ओपेनहाइमर, बोर और सिजार्ड सब ने सोचा कि नॉलेज का यूज़ कैसे करें। ये कहानी बताती है कि क्यूरियोसिटी, करेज और एथिक्स, इन सब का कॉम्बिनेशन ही एक साइंटिस्ट को डिफाइन करता है। और न्यूक्लियर फिजिक्स की हिस्ट्री ये सब हमें रिफ्लेक्ट करता है, एक मिरर ह्यूमैनिटी के लिए। तो दोस्तों, आज हमने देखा छोटे एटम से लेकर न्यूक्लियर फिजन, फ्यूजन और मॉडर्न पार्टिकल रिसर्च तक की जर्नी। साइंस हमें दिखाता है कि हमारी क्यूरियोसिटी लिमिटलेस है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वली इम्पोर्टेंट है। अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें तो हम साइंस के बहुत फ़ायदे उठा सकते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स का इम्पैक्ट सिर्फ एनर्जी और वॉर तक नहीं था और नहीं है, ये हमें बताता है नॉलेज और एथिक्स का बैलेंस ही इंसानी प्रोग्रेस का फाउंडेशन है। तो या तो क्यूरियोसिटी को फॉलो करो पर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, और साइंस की इस इनक्रेडिबल जर्नी में अपने आप को भी इंस्पायर होने दो।